गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 का सेकंड चैप्टर बचपन पढ़ने वाले हैं। बचपन जो है वो कृष्णा सोपती द्वारा लिखित है और आपको यहाँ पर कृष्णा सोपती की पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे। बहुत ही प्यारी कृष्णा सोपती ने स्वयं अपने बारे में इसमें लिखा है या इनका संस्मरण है। अपने बचपन की यादों को इन्होंने इस पार्ट में लिखा है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं, जिससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो पार्ट 2 जो है बचपन नाम है पार्ट का, और यह लिखा गया है कृष्णा सोपती द्वारा। कृष्णा सोपती ने अपने बचपन के विषय में इस चैप्टर में बताया है कि उनका बचपन कैसे बीता और उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या किया। ठीक है, तो चलिए, बड़ा आनंद आएगा इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको। तो सबसे पहले इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे हम। पहला है फ्रिल। फ्रिल का अर्थ होता है झालर। सेकंड है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का अर्थ होता है अरंडी का तेल। ऑलिव ऑयल का अर्थ होता है जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल एक गाढ़ा तेल होता है, उससे ही कैस्टर ऑयल कहते हैं। हम अरंडी के तेल को कैस्टर ऑयल कहा जाता है। ऑलिव ऑयल का अर्थ होता है जैतून का तेल। खुराक का अर्थ है निश्चित मात्रा। अगला देखते हैं स्टॉक, भंडार या संग्रह। जहाँ पर किसी चीज़ को संग्रहित करके इकट्ठा करके रखा जाता है उसे बोलते हैं स्टॉक। छुटपन यानी बचपन। कमतर, ज़्यादा, छोटा। हृष्ट पुष्ट का अर्थ है यहाँ पर तगड़ा। चलन, रिवाज। उस समय कैसा रिवाज था, कैसा चलन था, उसके विषय में है, वो चैप्टर में देखेंगे। मितली का अर्थ है उल्टियाँ यानी दिल मचलाना। कोलाहल का अर्थ है शोर। अटपटा का अर्थ है अजीब। आश्वासन यानी भरोसा। खींचना का अर्थ है झुंझलाना। सहज का अर्थ होता है आसान, बिल्कुल सरल, साधारण के लिए भी आता है। बुरकना यानी चूर्ण जैसी वस्तु छिड़कना। मॉडल का अर्थ होता है नमूना। सुविधे का अर्थ होता है सुविधाजनक। तो ये कुछ शब्दार्थ हमने देखे। अब हमको चैप्टर पढ़ने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। अब यहाँ पर कृष्णा सोपती है, कृष्णा सोपती द्वारा लिखित ये पाठ है, तो वो आपको अपने बचपन की बातें इसमें बता रही हैं कि उन्होंने क्या क्या किया अपने बचपन में। सब यहाँ पर हम जानेंगे उनके बचपन के विषय में। तो कृष्णा सोपती कहती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दीदी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो उन्हें परिवार में क्या कहकर पुकारा जाता है, जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव है। शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष का समय। तो वो क्या कह रही हैं कि मैं अपने आप को सयाना महसूस कर रही हूँ, शायद इसीलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। वो जैसा पहले पहनती थी वैसा अब नहीं पहनती। उनके पहनने ओढ़ने में काफ़ी चेंज यहाँ पर आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। पहले जो कृष्णा सोपती कैसे कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। उन्होंने बताया वो कैसे किस किस कलर के कपड़े पहना करती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं। मतलब अब वो गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहती, सिर्फ हल्के कलर के साधारण कपड़े पहनना उन्हें पसंद है। गहरे गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशक में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। तो पहले वो क्या क्या चीज़ें पहना करती थी अपने बचपन में, और अब उनको क्या पहनना पसंद है, चूड़ीदार, जो चूड़ीदार पजामी होती है आपने देखी होगी, और घेरेदार कुर्ते। अब उन्हें ये पसंद है। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। जो उन्होंने बचपन में फ़्रॉक पहनी है वो उनको अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ़्रॉक, तो वह उन्होंने पहनी थी। कैसी थी, हल्की नीले कलर की और पीली उसमें धारियाँ थी। तो वो फ़्रॉक उन्होंने पहनी थी, वो उन्हें अभी तक याद है। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। आपने देखा होगा बाजू जो कई कपड़ों में आपने देखा होगा, ब्लाउज़ वगैरह भी अभी बनते हैं तो उसमें कफ लगे होते हैं, बाजू में उठा उठा सा होता है बाजू। तो उस तरीके की वो फ़्रॉक पहना करती थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक। तो उनकी जो एक फ़्रॉक थी वो कैसे कलर की थी, गुलाबी रंग की थी और बारीक उसमें चुन्नटें थी और घेरदार वो फ़्रॉक थी। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल उसमें लगी थी। फ्रिल बताया झालर को कहते हैं। तो नीचे गुलाबी कलर की उसमें झालर लगी थी।
उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो उस टाइम जब कृष्णा सोबती छोटी थी, उस टाइम क्या था कि फ्रॉक के ऊपर एक जेब लगी होती थी जिसपे रुमाल रखते थे और बालों में रंग बिरंगे रिबन बांधा करते थे। चलन यानी रिवाज था उस टाइम ऐसा। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। तो लेमन कलर यानी नींबू का जैसा कलर होता है, उस कलर का उनका प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक भी था। 2 ट्यूनिक भी याद हैं। तो 2 ट्यूनिक अर्थात ट्यूनिक ड्रेस को कहते हैं। उस टाइम ऐसी ड्रेस थी उनके पास। एक चॉकलेट रंग का अंदर की कोटी प्याजी थी जिसकी, और दूसरा था ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। तो ये उनके पास 2 ट्यूनिक थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो बचपन में देखा बच्चों, कृष्णा सोबती जब छोटी थी वह बचपन में अपने मोजे खुद ही धोया करती थी। वो चाहे घर में कितने नौकर क्यों ना हो, नौकरानी हो, लेकिन किसी को नहीं दिया जाता था सॉक्स वगैरह धोने के लिए, उन्हें खुद धोने पड़ते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, यानी जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। तो जब नए जूते मिलते थे वो टाइट होते थे, जिनसे पहाड़ी इलाकों में चलते हुए उन्हें छाले भी हो जाते थे, तो उसका इलाज शुरू कर देते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर यानी शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल का कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो ऑलिव ऑयल हमने बताया था, जैतून का तेल या फिर कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, वो उन्हें पीना पड़ता था। कब? शनिवार को। यह एक मुश्किल काम था, कठिन काम था ये उनके लिए। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। अब वो हर शनिवार को ये वाला ऑयल पीते थे, तो जो चीज़ पसंद नहीं होती उस दिन उन्हें सुबह से ही इसकी गंध आने लगती थी। गंध यानी महक आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। छोटे शीशे के गिलास थे जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, मतलब कि जितना उन्हें ऑयल वो पीना पड़ता था, ठीक उतना ही निश्चित मात्रा में वहाँ पर निशान लगा होता था और उतना उनको हर शनिवार को पीना पड़ता था। तो उसे देखते ही उनको कैसा होता था? उल्टी आने जैसा मन होता था। मितली यानी उल्टी आने जैसा उनका मन हो जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवार दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब ये उनको पिलाया जाता था शनिवार को, ताकि उनकी सब बच्चों की सेहत ठीक रहे। तो वो कह रही हैं कि अगर हम उस दवा को ना भी पीते तो कुछ ज़्यादा फर्क, कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत यानी उनका स्वास्थ्य फिर भी ठीक ही रहता। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमें बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। जो मतलब उनके बचपन में जिसको कुल्फ़ी कहते थे, उसे अब बच्चे क्या कहते हैं? आइसक्रीम कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं। कचौड़ी जो है वो किस में बदल चुकी है? अब समोसों में और पेटीज में बदल गई है। उससे हम कचौड़ी समोसे जो खाते थे, अब वो पेटीज में बदल गई है। अब बच्चे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? पेटीज वगैरह। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उस टाइम पे वो सहतूत और फालसे तथा खसखस के शरबत पिया करते थे, और अब बच्चे क्या पीना पसंद करते हैं? कोका कोला और पेप्सी वगैरह। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। ठीक है, तो उस टाइम बताया कि उस टाइम कोक नहीं मिलती थी, क्या मिलता था? लेमनेड और विम्टो, ये कोल्ड ड्रिंक टाइप की ये चीज़ें मिला करती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए हैं उनके बारे में बता रही है कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद, मज़ा दिलाती थी, क्या क्या चीज़ें वो लोग खाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। तो जो भाई बहन थे उनकी क्या ड्यूटी लगती थी, क्या काम दिया जाता था उनको? शिमला मॉल जा कर के वहाँ से वो ब्राउन ब्रेड लाने की उनकी ड्यूटी लगा करती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते।
मतलब उन्हें एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और फिर वो गिरजा मैदान में पहुंच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, और फिर वहाँ पर एक गिरजा मैदान जो था वहाँ से उतराई थी, यानी कि उन्होंने यहाँ पर से चढ़ाई चढ़ी, फिर वो गिरजा मैदान में गए, फिर वहाँ से उतराई थी और उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाते थे, मॉल में पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी यानी कि काउंटर जो था वो कहते हैं जहाँ पर बिस्कुट नमकीन वगैरह इत्यादि चीज़ें मिलती है, उसे बोला जाता है कन्फेक्शनरी काउंटर। पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी थी, तो वहाँ पर पेस्ट्री और चॉकलेट भी थी जिनकी खुशबू सुगंध आती थी, तो मन को अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, मतलब वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चॉकलेट खरीदा करती थी। लेकिन आजकल क्या है, बच्चे हर दिन जब भी उनका मन करता है पर डे वो चॉकलेट खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक यानी वो इकट्ठा करके उन्हें संग्रह करके अपने पास रखती थी। किस चीज़ को? चॉकलेट को और टॉफ़ियों को। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। काफ़ल एक फल होता है जो कि छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक, जैसे बेर होते हैं, छोटे जंगली बेर उनकी तरह होते हैं और खट्टे मीठे होते हैं खाने में। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। जो पहाड़ के रहने वाले बच्चे हैं उनको पता होगा काफ़ल किसे कहते हैं। खट्टे मीठे होते हैं खाने में, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी। कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। तो चेस्टनट इन्होंने बताया कि एक और चीज़ है जो किस में भून के खाते थे, जिन्हें आग में भून के खाते थे और फिर उनके छिलके उतार कर खाया जाता था। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, ये उस टाइम चलता था, दुकानों में मिलता था। चने जोर गरम की पुड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीरा हाथ यानी केवल हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। आपने देखा होगा जो पुरानी फिल्में हैं उसमें दिखता है, कागज़ को फोल्ड करके इस तरीके का बनाया जाता है कि उसके अंदर चने भरते हैं और वह बाज़ार में बिकता था। उस टाइम चने ऐसे खाते थे लोग, इस तरीके से लेकर के। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर बाबू में लाया मज़ेदार, ये आप सर्च करके सुन सकते हैं कौन सा गाना था, उसमें आपको दिखेगा किस तरीके से चने बिका करते थे पहले। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, तो सब बच्चे उस टाइम पे ये वाला गीत बड़े मज़े लेकर गाया करते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकाते यानी छिड़कते थे। बारीक चूर्ण जो होता है उसे छिड़कते थे, उस मसाले को उस पुड़िया पर। इससे जो चने की पुड़िया होती थी, चना इसमें होता था, उसमें मसाला बुरकते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, मतलब जब वह पूरा गिरजा मैदान घूमते तब तक ये चने की जो पुड़िया उनके पास रहती थी उसमें से एक एक चना करके वो खाते रहते थे। पूरा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी, मतलब एक गति थी, सबकी समान गति से वह उस चने को खाते और कदम उठाते हुए वहाँ उस गिरजा मैदान में घूमते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। छुटपन यानी उनके बचपन में। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, यानी ज़्यादा छोटा समझते थे। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे, मतलब जो ननिहाल के घोड़े थे वो बड़े हष्ट-पुष्ट थे, यानी स्वस्थ थे, तगड़े थे। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रीच पर की रौनक और मॉल की दुकान की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी वहाँ पर से शोर आता था काफ़ी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो एक दुकान थी वहाँ पर जिसके शोरूम में क्या बना हुआ था, कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था।
इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी आप देखते होंगे, जो पुरानी फिल्में, कि अगर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जाते दिखे, आसमान में उड़ते दिखता है, तो सभी बच्चे अपनी खिड़कियों से बाहर हाथ हिलाने लग जाते हैं। इस तरीके का दृश्य उस टाइम पर था। अब तो बच्चों को इतना कोई ख़ास मतलब नहीं है इन चीज़ों से, पर उस टाइम वो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, हवाई जहाज देखना। आगे देखेंगे। भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक? ऐनक चश्मे को कहते हैं। दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। ऐसा उनकी डॉक्टर ने कहा था कि कुछ टाइम अगर चश्मा पहन के रखोगी तो नंबर सही हो जाएगा और ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। मतलब वो इसका जिम्मेवार किसको मानती है? स्वयं को मानती है। अब जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो चचेरा भाई जो है वो चिढ़ा रहा है, कब? जब कृष्णा सोबती ने पहली बार चश्मा लगाया। क्या कहकर चिढ़ा रहा है? देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो पहले बच्चे इस तरीके से चिढ़ाते थे, चिढ़ाते तो आज भी हैं। पहले बच्चे इस तरीके का चिढ़ाते थे। उनका जो चश्मा था वो काफ़ी मोटा था, तो उनका चचेरा भाई उन्हें इस तरीके से चिढ़ा रहा है कि उनकी सूरत कैसी लग रही है, जैसे लंगूर की सूरत हो। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। मतलब उन्हें गुस्सा आया, खिंच गई वो इस चीज़ से कि क्यों दोहरा रहा है वो मुझ पर बार बार। बच्चे उन्हें चिढ़ाने लगे। पर शेर बुरा ना लगा। पर जो उसने शेर, वो उसको कह रही है कि वह शेर है, वो उनको बुरा ना लगा जिस तरीके से उसने बोला था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना यानी कि जो शीशा होता है घर का, दर्पण, उसके सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यही होता है जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है और हम उसे अपने चेहरे से अलग करते हैं तो हमें अपना चेहरा अजीब सा दिखता है और उसे पहनकर काफ़ी आरामदेह महसूस होता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। मतलब उन्होंने कई रंगों की जो टोपियाँ हैं वो जमा करके रखी हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो कैसी टोपियाँ पहनती थी? हिमाचली टोपियाँ पहनती थी। और यहाँ पर आपको उनकी तस्वीर में दिख रहा है कि वो कैसे दुपट्टा ओढ़े हैं। और अब वो क्या कह रही है कि मैंने काफ़ी सारी टोपियाँ जो हैं वो जमा करके रखी हैं, जिनको अब वो पहना करती है, हिमाचली टोपियाँ जो हैं। तो यह पाठ जो है आपका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है। और उनका बचपन कैसे बीता, उन्होंने अपने बचपन में कितना आनंद किया, क्या क्या खाया, किस तरीके के कपड़े वह पहना करती थी, उनके बचपन के समय और अपने बचपन को याद करें, कितना बदलाव अब आया है। और एक बार आप स्वयं इस चैप्टर को खुद से पढ़ के देखेंगे, आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।